प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपके साथ आंसर शेयर करने वाले हैं जो कि आज मिड टर्म एग्ज़ाम क्लास 10th का साइंस का हो चुका है। आज 1 नवंबर 2022 को मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, तो आइए आंसर चेक करते हैं। और अगर आप इसे नेक्स्ट ईयर देख रहे हैं तो आपके लिए ये एज ए सैम्पल पेपर भी आप इसे अपने लिए एक आइडिया ले सकते हैं। और सबसे पहले खंड ये था, पहला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो कुछ आपको MCQ मिलेंगे, कुछ आपको शॉर्ट आंसर मिलेंगे, कुछ लॉन्ग है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन यानी कि सबमिलेशन ऑफ ड्राई आइस। और जो दूसरा एक समीकरण आपको दे रखा है, तो आपको यहाँ पर x और y के मान क्या होने चाहिए वो आपको बताना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है x इजिकल टू 4 एंड y इजिकल टू 2। इसका मतलब आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है इसका। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को आपको ज़रूर शेयर करना है। चलिए, निम्न में से कौन सा लवण क्षारीय है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज बेसिक इन नेचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका यस बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, Na2CO3। और चौथा प्रश्न आपके लिए MCQ नहीं था, यहाँ पर आपको इसका आंसर लिखना था कि CO2 गैस चूने के पानी को दूधिया रंग कर देता है। जो चूने का पानी है उसको क्या कर देता है, दूध की तरह बना देता है। तो क्या होगा यदि CO2 गैस को चूने के पानी में देर तक प्रवाहित किया जाए, अगर ज़्यादा टाइम तक उसे रखा जाए तो क्या होगा। तो सिंपल से क्या होगा, जो दूधिया रंग है ना वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, गायब सा हो जाता है। तो इसका आंसर है कि जो CaHCO जो है बनने के कारण क्या हो जाता है, जो दूधिया मतलब दूध की तरह रंग है वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। और पानी आप देख पाते हैं कि धीरे धीरे मतलब नॉर्मल सा हो जाता है। और कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक विच मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिल्वर, आई थिंक चांदी। तो चांदी इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगला जो सवाल था, एक ऐसे धातु का नाम बताएं जो ना तो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करता है और ना ही गर्म पानी के साथ। ना ही ठंडे पानी के साथ करेगा ना गर्म पानी के साथ, पर गर्म भाप के साथ अभिक्रिया कर यह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है Fe आयरन यानी कि लोहा। ठीक है। और अगला है एक फफूंद कवक का पोषण एक फीता कृमि, जो फीता कृमि होता है उसके पोषण से किस प्रकार अलग है, किस प्रकार भिन्न है। तो जो कवक है वो मृतोपजीवी होता है और जो टैपवर्म है वो परजीवी होता है। तो ये आपका आंसर, इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना था। और ये अथवा में भी आपको आया था। तो A रक्त वाहिकाएँ रक्त को अंगों से हृदय तक ले जाती हैं और B रक्त वाहिकाएँ रक्त को हृदय के अंगों तक ले जाती हैं। तो A और B का मान आपको बताना है। तो A क्या है आपका सिरा है, वेनिस, और जो V है वो है आपका धमनियाँ। ठीक है। और अगला है आपके लिए 8वां प्रश्न, वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं वे क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं आपके प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर उसको कहलाएंगे आप भी ऑप्शन, सॉरी ये तो आपका ऑप्शन भी था, यानी कि इसे कहेंगे उत्पादक, निर्माता कहते हैं ना, उत्पादक। अगला है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 और ये है एक अवतल लेंस के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। एक अवतल लेंस है, अवतल और उत्तल आप जानते होंगे। अवतल जो कि गहरा सा होता है बीच में, और उत्तल जो कि बीच में मतलब उठा सा होता है। तो एक अवतल लेंस के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो ये होगा आपका वर्चुअल, है ना। तो वर्चुअल बनेगा आपका प्रतिबिंब। और आप देखते होंगे बहुत जगह ऐसे शीशे लगे होते हैं जो बीच में उभरे होते हैं, तो आप उसमें देख पाओगे, तो आप इसे प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो। 10वें के गोलीय दर्पण के लिए U, V और F के बीच में संबंध क्या होगा। तो वो होगा आपका 1/B प्लस 1/U प्लस इजिकल टू 1/F। और ये आपको अथवा में भी था आंसर
तो अथवा में आपको प्रश्न यहाँ पर दे रखा है कि लेंस की क्षमता को आपको परिभाषित करना है कि लेंस की क्षमता क्या होगी। तो 1/f इन मीटर में है। मेयर में फोकस दूरी का फोकस दूरी होगी। और अगला है नेत्र का समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। नेत्र का समंजन व्हाट इज मीन्ड बाय द पावर ऑफ एकमेंडेशन ऑफ एन आई। इसका जो आंसर है कि वे जो नेत्र लेंस की दूरी के अनुसार अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता होती है वस्तु में। एबिलिटी ऑफ आइज लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ एज पर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो वस्तु है उसके अकॉर्डिंग वो नेत्र लेंस की दूरी वो समायोजित कर लेती है। और अगला प्रश्न है आपके लिए, तारों के टिमटिमाने के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है। तो तारे टिमटिमाते क्यों हैं, क्या रीज़न होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन, जो वायुमंडलीय अपवर्तन, तो ये इसका रीज़न है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, तो इसका रीज़न है। आपको लिखना था, आंसर में यही लिखना था। और अगला है कि श्वेत प्रकाश के उन घटकों के नाम बताइए जो प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम और सबसे अधिक विचलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो वो रेड और बैंगनी टाइप का आप कह सकते हैं, लाल और बैंगनी। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है। 14, 15, 16 जो है वो दो कथन आपको दे रखे हैं जिनमें एक स्टेटमेंट है और दूसरा मतलब एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। तो अब आप यहाँ से आप इसे एक बार पढ़ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए कि कौन सा क्या। ये चारों लॉजिक इसमें रहते हैं। पहले में जो ए और दो दोनों सही होते हैं, लेकिन जो अभिकथन है वो कारण का सही कारण है ना। पहले मतलब सब कुछ पॉजिटिव रहता है। और ये चारों आपको सभी लगभग सभी पेपरों में आ रहा है, तो अभी तक आप समझ चुके होंगे। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊँगा। तो जो 14 है 14, तो 14 का आपका आंसर है ए। ठीक है, तो 14 का आप डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ए है। उसके बाद 15 का, तो 15 का आपका है, प्रश्न आप एक बार पढ़ लीजिए। जो 14 का था वो ए था, यानी कि जो ए और आर दोनों सही है ना, कारण और अभिकथन दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या। जो ए है वो आर जो है वो एक ही सही कारण भी है, तो ये आपको सुना लिखना था। उसके बाद देखो यहाँ पर 15वां सवाल है। यहाँ पर आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा उपयोग होती है और श्वसन एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित करता है। तो 15वें का आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, पहले वाले का। इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी, इसका डी ऑप्शन है। और अथवा वाला जो है आपका पार्ट, उसका भी आपके लिए डी ही ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। उसके बाद देखिए 16, तो 16 का आपका एक बार पढ़ लीजिए इसे आप, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी करूँगा आपको। इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। 17 की बात करें तो 17 में आपको यहाँ पर जो है पढ़ करके 4 ऑप्शन, फिर से यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों में से आपको एक सही है। एक बार स्टेटमेंट को आप इसे पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद मैं सीधा यहाँ पे आपको आंसर बता रहा हूँ। निम्न में से किन के बीच विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो किन के बीच में होगी, आपका जो है इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन रहेगा आपका। 16 का डी, आप एक बार ये 17 का डी ऑप्शन है AgNO3। और उसके बाद देखो यहाँ पर दूसरा है, निम्न 4 धातुओं में से कौन अपने लवण के घोल से अन्य 3 धातुओं द्वारा विस्थापित हो जाएगा। तो लवण के घोल से कौन हो जाएगा, तो जो 17 है उसका दूसरे का आपका ऑप्शन है यस बी Ag। और उसके बाद तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो तीसरे प्रश्न का भी आपका आंसर डी ऑप्शन है। और चौथे का प्रश्न एक बार पढ़ लीजिए और ऑप्शन आपके सामने। चौथे का है सी, चौथे का सी है Ag। और जो रासायनिक अभिक्रियाशीलता का बढ़ता क्रम क्या होगा, तो ऑप्शन आपके पास 4 दे रखे हैं 5वें का। तो जो ऑप्शन है आपका वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और ये आप एक बार इसको बढ़ता क्रम देख लीजिए। उसके बाद देखो यहाँ पर पढ़ करके आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपको दे रखा है, लिटमस विलेन बैंगनी रंग का रंजक है जो लाइकेन यानी कि जो एथेलोफाइडा प्रभाग के एक
पौधे से प्राप्त होता है और इसे आमतौर पर अम्ल और क्षार की उपस्थिति जांचने के लिए सूचक के रूप में। तो आप इसे एक बार पूरा पढ़ लीजिए। और अब यहाँ पर आपको प्रश्न है अम्ल की उपस्थिति में। पहला प्रश्न है आपके कि अम्ल की उपस्थिति में, तो इसका पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। एक बार मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। अगर आप सैम्पल पेपर इसे ले रहे हैं जैसे सैम्पल पेपर, तो आपका ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद चलते हैं 18वें का दूसरा। तो 18वें का दूसरा, इसका भी थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। और इसका क्षार है बेस, करेक्ट आंसर। उसके बाद थर्ड की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। और क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी बी ऑप्शन है, यानी कि ग्रीन। उसके बाद हम चलते हैं अगले और चौथे प्रश्न का आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेता हूँ। डी ऑप्शन आपका ये करेक्ट है, यानी कि बी और सी दोनों हैं। मतलब ये वाला ऑप्शन भी सही है और ये वाला ऑप्शन भी है। तो इसलिए डी में क्या है कि दोनों ऑप्शन आपका सही है, सिर्फ पहला वाला आपका रॉन्ग रहेगा। और उसके बाद हम पाँचवीं की तरफ बढ़ते हैं। तो पाँचवा आपका रहेगा इसमें कोई नहीं है, नन। निम्न में से कौन सा सूचक उदासीन विलयन के में रंग परिवर्तन दर्शाता है? तो ये जो तीनों हैं इनमें से कोई नहीं। अब 19वें प्रश्न के फिर से 1 से 5 तक 4 प्रश्न हैं और आप एक बार इसे ध्यान से पढ़िए। जो स्टेटमेंट है वो आपका यही वाला है, आपको इसे ध्यान से पढ़ना समझना है। और उसके बाद हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 19 का है वी, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। और उसके बाद हम दूसरे की तरफ चलते हैं। तो दूसरे का आपका रहेगा यस, ये भाई बी है, फोकस एंड इंटर ऑफ। अगला है थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी XCM है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। और इसका भी बी है आपका 2XCM। उसके बाद हम चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, जो कि आपका एक बार पढ़ लीजिए इसे ताकि आपका टाइम ना लगे। और इसका ऑप्शन रहेगा आपके लिए सी, वक्रता केंद्र। और पांचवा सवाल आपके लिए है एक उत्तल गोलीय दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन क्या होगा? तो मतलब जैसे सूर्य आता है तो किस तरह से वो रिफ्लेक्शन होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है पांचवे का वो रहेगा सी, मतलब बाहर ऊपरी सतह पर प्रकाश परावर्तन होगा। और अब आपके पास 20वां भी सेम इसी तरह से है, 5 प्रश्न हैं और ये वाला स्टेटमेंट आपको पढ़ना है। इसके अनुसार ही आपको 5 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। और पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है 4 ऑप्शन के साथ। थोड़ा सा इसे पूरे ऑप्शन में दिखा देता हूँ हिंदी इंग्लिश में। और पहले का 20वीं का पहला है सी, प्रकाश के सभी रंगों की चाल एक समान होती है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरे का आपका रहेगा सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि येलो, ग्रीन एंड वायलेट, पीला, हरा, बैंगनी। और थर्ड की तरफ चलते हैं। तो थर्ड रहेगा आपका रेड, ग्रीन एंड ब्लू। बोले तो ऑप्शन नंबर ए, लाल, हरा, नीला। उसके बाद हम बात करते हैं चौथे की तरफ। और चौथा है आपका इनमें से किस रंग के प्रकाश की आवृत्ति सर्वाधिक होती है? और इसका है आपका ग्रीन, हरा। उसके बाद 5वें प्रश्न की तरफ। और 5वां प्रश्न है आपके लिए ब्लू यस, ये रहेगा ब्लू, येलो एंड ऑरेंज, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ब्लू ऑरेंज, येलो ऑरेंज, यानी कि नीला, पीला और नारंगी ऑरेंज। अब आपके पास यहाँ पर लिखने वाले सवाल आ गए खंड बी से। तो आपको इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके 2-3 लाइन का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, समीकरण आपको बताना है। तो एक बार आप आंसर सीधा डायरेक्ट यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपको उसका सूत्र बताना है। और ये आप
जो सनलाइट है, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल। ठीक है, बाकी ये आपको इसका आंसर लिखना था। और इसका दूसरा सवाल था, एक नंबर के 2 हैं। मरुस्थलीय पौधे किस समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं? तो इसका तो सिंपल सा आंसर था, नाइट में करते हैं, रात में करते हैं। और उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में उपस्थित अम्ल का नाम आपको बताना है। तो अम्ल का नाम आपको बताना है, कौन सा है? 22वां सवाल। तो 4 आपको यहाँ पर दे रखी है, लाइक इस तरह से देखो, टमाटर टोमेटो का है, सिरका है, इमली है और चींटी का डंक है। तो टमाटर का आपको लिखना था ऑक्सैलिक एसिड, और सिरका का लिखेंगे एसिटिक एसिड, और इमली का है टार्टरिक एसिड, और चौथा है चींटी का डंक है आपके लिए फॉर्मिक एसिड। और इसके अलावा कुछ और भी आप अपने हिसाब से लिख सकते थे। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, दंतक्षय किस प्रकार पीएच से संबंधित है? दंतक्षय ये है मुंह में एसिड बन जाता है, तो एसिड फॉर्मेशन इन माउथ, और साथ में जो पीएच 5.5 से दांतों होने से उसमें क्या होता है, दांतों में कुछ सड़न टाइप की सी हो जाती है। तो ये इसका आंसर था। उसको देखो, पित्त रस के 2 कार्य आपको बताने थे। तो पित्त रस यानी कि स्टेट टू फंक्शन परफॉर्म बाय बाइल जूस, पित्त रस। तो कुछ भी आप इसके कार्य लिख सकते थे, जैसे कि छोटी आंत में ज़रूरी जो क्षारीय है वो देना, साथ में वसा का पायसीकरण होना। तो इस तरह से कोई और भी आप लिख सकते थे। अगला है कि किशोरावस्था में आने पर मानव नर और मादा में स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम आपको लिखना था, कि जब किशोरावस्था यानी कि जवानी आती है, तो अडल्ट होते हैं, तो तब जो है वो नर और मादा में कौन से हार्मोन जो है वो शुरू होते हैं। और जो मेल में होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, और जो फीमेल है, फीमेल में लिखेंगे एस्ट्रोजन। तो ये आपको दोनों में बताना था आपको। जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट को अलग अलग कूड़ेदान में क्यों डाला जाता है? तो देखो, अलग अलग कूड़ेदान बना होता है ना, तो इसके क्या रीज़न है, मतलब क्यों डाला जाना चाहिए अलग अलग में, एक साथ क्यों नहीं डालना चाहिए? अलग अलग इसलिए डालना चाहिए ताकि उसे हम अलग अलग कर सके। एक साथ मिला दिया तो फिर से हमें अलग अलग करना है, और जो जैव निम्नीकरण है उसको अलग करना, अनिम्नीकरण, दोनों के फंक्शन अलग होते हैं। तो जो वेस्ट है उसे हमें अलग अलग, क्योंकि होता क्या है कि जैसे हम ये मान के चलो कि सूखा कूड़ा हमने कहीं और डालना है, गीला कूड़ा कहीं और डालना है, पन्नियाँ कहीं और जगह डालनी है, तो सब अलग अलग हो तो आसानी रहती है उन्हें सही ट्रीटमेंट देना, मतलब उनका क्या करना है आगे, है ना। तो देखो, जो गीला है तो वो तो खाद बन सकता है, जो पन्नियाँ हैं वो खाद नहीं बनेगी, इसलिए उन्हें अलग अलग डाला जाना चाहिए। किन 2 स्थानों के लिए अवतल दर्पण किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है? ऐसे 2 प्रतिबिंबों में अंतर आपको बताने थे। तो P और F में वर्चुअल और इरेक्ट यानी कि आभासी और सीधा, और F और C के बीच में वास्तविक और उल्टा यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये आपको दोनों में अंतर है। इस तरह से अब हमारे पास C, जो खंड C था, खंड सेक्शन C, थर्मिट अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना था, और अभिक्रिया के प्रकार की पहचान करें। इस अभिक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है? 3 नंबर में ये प्रश्न आपके लिए। तो स्क्रीन पर आपके आंसर जो खंड C सेक्शन C का था 27, और अत्यधिक ऊष्माक्षेपी विस्थापन की अभिक्रिया, जैसे रेल की पटरियों या टूटे मशीन के पुर्जों को जोड़ना,
और इसका दूसरा था पार्ट, और इसी के अथवा में था आपके लिए टूटी हड्डियों को सहारा देने के लिए डॉक्टर एक सफ़ेद रंग के पाउडर का इस्तेमाल करते हैं ना। तो जब हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसे ठीक करने के लिए जो प्लास्टर टाइप का होता है। अब इस पाउडर का रासायनिक नाम और सूत्र आपको बताना है कि रासायनिक नाम क्या है इसका। तो रासायनिक नाम तो आई थिंक प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है, और जो सूत्र आपको बताना था इसका CaSO4 1/2H2O। और जब इस सफ़ेद पाउडर को पानी के साथ मिलाया जाता है तो इसे एक कठोर रूप वो प्राप्त कर लेता है, जो कि प्लास्टर टाइप का आप देखते होंगे हाथों में लग जाता है जब, तो लगाते हैं अक्सर लोग। इस परिवर्तन के लिए संतुलित समीकरण आपको लिखना था कि क्या समीकरण है। तो एक बार मैं इसे आपको दिखाई देता हूँ, आपका इसका आंसर क्या लिखना था। तो ये आपकी स्क्रीन पे आपको देख रहे हैं, पहला और दूसरा पार्ट दोनों आपके स्क्रीन पे हैं, और आप एक बार चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आपने ये लिखना था और कैसे आपने इसे लिखा है। और 28वां सवाल आपकी स्क्रीन पर, और इसके दो पार्ट हैं ए और बी, और एक बार दोनों को आप समझिए। उसके बाद इसको इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा कैल्शियम सल्फाइड बनने की प्रक्रिया को आपको दर्शाना था। तो ये भी आपको एक सूत्र में ही आपको इसे शो करना था। उसके बाद इसके बी पार्ट को देखिए कि इस यौगिक में मौजूद आयनों के नाम बताइए। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20, सल्फर की परमाणु संख्या 16। तो एक बार इसके आंसर को देखते हैं। तो 28 का दोनों आंसर आपके स्क्रीन पे हैं, आपको किस तरह से इसे सूत्र में परिभाषित करना था। और ए और बी दोनों देख लीजिए। उसके बाद चलते हैं 29 पे, और इसका अथवा भी था, आपको कारण बताना था कि नाइट्रिक अम्ल में डुबाए जाने पर एल्यूमिनियम की अभिक्रियाशीलता कम हो जाती है। तो क्या कारण है, वो कम क्यों हो जाती है, ये अथवा में आया था। तो अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक है। जब एल्यूमिनियम को इसमें डुबाया जाता है तो यह एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है जो आगे की प्रतिक्रिया को रोकता है। जो एल्यूमिनियम है वो आगे कुछ काम नहीं कर पाता तो उसको रोक लेता है। और एक बार मैं इसे आपको इंग्लिश में भी दिखा दूंगा, थोड़ा सा आप दूसरा भी देख लीजिए। और कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे धातु प्रकृति में कभी भी अपनी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। इसका क्या रीजन है, क्या कारण है इसका। तो दोनों रीजन आपके सामने हैं, दोनों प्रश्नों के आंसर हैं। और अगर मैं दूसरे की बात करूं तो ये CaMg ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है वायुमंडल में, जो ऑक्सीजन के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेता है। और इसके साथ ही आप अन्य कोई भी आप इसके अलावा भी आप लोग दूसरा लिख सकते थे, जैसे यहाँ पर एनी अदर उन्होंने लिखा है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29 है, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 3 भूमिका काम उसके बताने थे, 3 फंक्शन उसके बताने थे। तो पहला भाई भोजन में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को मार लेता है, जो भी भोजन में जीवाणु वगैरह होते हैं उनको मारता है, बैक्टीरिया वगैरह। उसके बाद कुछ और भी आप इसके साथ लिख सकते थे। पेप्सिन को सक्रिय कर लेता है, जो प्रोटीन के पाचन में अम्ल होता है। और इसी तरह से आप कोई और भी इसके साथ लिख सकते थे काम। 30 ऑक्सीजन के अलावा पौधों के 3 उत्सर्जी उत्पादों के नाम आपको बताने थे। तो कार्बन डाइऑक्साइड लिख देते, श्वसन के दौरान उत्पन्न अतिरिक्त पानी, नाइट्रोजन यौगिक, या कोई और भी आप इसका लिख सकते थे। कांच के आयताकार स्लेब से प्रकाश की अपवर्तन का किरण आरेख बना करके उसमें अपवर्तन कोण एवं पार्श्वीय विस्थापन को चिन्हित कीजिए। और 32 एक बार मैं दोनों के एक साथ दिखा दूंगा आपको। 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य अंश पर लंबवत रखा जाता है। लंबवत यानी कि सीधा तिरछा। लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर कर दी। लेंस सूत्र की सहायता से प्रतिबिंब का
स्थान, साइज और प्रकृति आपको बतानी थी। यदि वस्तु की लेंस से दूरी 10 सेंटीमीटर है तो कैसे आपको इसे सॉल्व करना था, 31 और 32वां। तो 32वें का आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं और कैसे आपको यूज़ करना था 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f, और स्क्रीन पे आप इसे एक बार समझ सकते हैं। आगे चलते हैं और अगला आपको चित्र की सहायता से सूर्य समय पूर्व सूर्योदय को स्पष्ट करना था, चित्र बनाना था और सूर्योदय से पहले का जो एक चित्र होता है कैसे रेडनेस से रहती है, अब वो आपको यहाँ पर बताना था। तो आपको पिक्चर बनाना था, ड्रॉ करना था। उसके बाद चलते हैं आपके खंड डी, सेक्शन डी। जब चांदी और तांबे की वस्तुओं को नम हवा में छोड़ दिया जाता है तो इन पर बनने वाली परत के रासायनिक नाम, अगर आपको इसे नम हवा में छोड़ दो चांदी और तांबे को तो क्या होगा, तो आपको रासायनिक बताना है। क्या होगा वो नहीं बताना था, आपको बताना था उसका रासायनिक नाम क्या है। तो एक आपका सिल्वर सल्फाइड, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, और स्टील और लोहे को जंग लगने से बचाने की विधि के साथ कोटिंग करके। ओके, बी देखो, यशद लेपन क्या है, इसका उद्देश्य भी बताया। और सी मिश्र धातु क्या है, किसी एक मिश्र धातु का आपको नाम बताना था। मिश्र धातु, तो ये 3 प्रश्न आपके लिए भी सी इस 34 में थे। और मिश्र धातु, मिश्र का मतलब होता है जब मिल जाना ना, तो 2 या 2 से अधिक जब धातु एक साथ मिश्रण होता है उनका, या एक धातु और एक गैर धातु, मतलब जब मिलते हैं धातुएं मिलती है आपस में तो वो मिश्रण उन्हें कहा जाता है। इस तरह से आपने किसी एक मिश्र धातु का एग्जाम्पल भी आपको देना था। और मानव आहार नली का चित्र आपको बताना था, किस तरह से पूरा पिक्चर बनाना था और पिक्चर के बाद वो किस तरह से ड्रॉ किया जाता है ना, तो ये आपने आराम से इस तरह बनाते। चलिए आगे देखो, इस चित्र में ग्रास नली, यकृत और अग्नाशय को नामांकित। तो जो ग्रास नली है उसको आपको बताना था कि कहाँ पे ग्रास नली होती है, कहाँ पे यकृत होता है और कहाँ पे अग्नाशय होता है। तो उसको आपको मतलब एरो करके बताना था। और पेप्सिन पाचक रस की पाचन में क्या भूमिका होती है, तो जो पाचन है उसमें जो पेप्सिन पाचक है उसका क्या रोल होता है। या तो आपको एक ऑप्शन और दे रखा था, नीचे दिए गए विवरण से संबंधित भाग को पहचानिए। और यहाँ पर कुछ आपको स्टेटमेंट दे रखी है, जैसे काष्ठीय पेड़ों में गैसीय विनिमय के लिए मौजूद छोटे छिद्र, मनुष्य में श्वसन सतह, केंचुओं में की श्वसन सतह, ऑक्सीजनित रुधिर को बायां अलिंद में ले जाना, और उत्सर्जन तंत्र या वृक्क की क्रियात्मक इकाई। तो इन 5 के आपको क्या करने थे, भागों को पहचानना था। जैसे पहला हो गया आपके लिए मानव आहार नहर का आरेख, दूसरा है लेवलिंग, तीसरा प्रोटीन पाचन, चौथा फुसफुसीय सिरा और नेफ्रॉन। तो इस तरह से आपने इनके पहचानना था उनको। और अगला सवाल है, निकट दृष्टि दोष क्या है, मतलब नज़दीक में दिखाई न देना। ऐसे 2 कारण बताएं जो इस दोष को उत्पन्न कर सकते हैं। नामांकित किरण आलेखों की सहायता से दिखाना है आपको, मतलब रिफ्लेक्शन जो किरण वगैरह हैं आपको प्रैक्टिकली ये करके दिखाया होगा। इस दोष को कैसे ठीक किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष क्या है, सबसे पहले वो बताना था कि दोष क्या है, मतलब नज़दीक का न दिखाई देना। उसके बाद ये इस दोष को मतलब कौन से कारण मतलब उत्पन्न करते हैं, किस रीजन से निकट दोष होता है, कोई रीजन होता होगा, और उसे दूर कैसे किया जाएगा, मतलब रोग क्या है, कैसे होता है और कैसे ठीक किया जाता है। तो 5 नंबर में आपको इससे एक्सप्लेन करना था। और दूसरा है, या तो अथवा में एक व्यक्ति का दूर बिंदु उसकी आंखों के सामने 80 सेंटीमीटर है, वह किस प्रकार के नेत्र दोष से ग्रसित है, मतलब जो एक फॉर्मूला टाइप का होता है, इस पे उसकी समस्या को ठीक करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और क्षमता क्या होगी। तो आई होप कि आपको ये आंसर की थोड़ी सी समझ आई होगी। कुछ यहाँ पर आपको अगर डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।
और अगली वीडियो हमारी हिंदी का पेपर होगा। तो हिंदी के पेपर की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल पर वीडियो हैं, आप सभी टॉपिक्स आप समझ सकते हैं, साथ में जो हिंदी का सैम्पल पेपर है वो देख सकते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।